पूर्ति का नियम आज देखते हैं कि क्या होता है। पूर्ति का नियम इस बात की व्याख्या करता है कि कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच संबंध प्रत्यक्ष संबंध रहता है यदि अन्य घटक अपरिवर्तित हो। यह नियम उत्पादन के व्यवहार की विवेचना करता है। बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो बाजार में उसकी पूर्ति में भी गिरावट आ जाती है। बेटा देखो, जब भी किसी वस्तु की जो मूल्य है उस मूल्य में वृद्धि होगी तो जो पूर्ति है उस पूर्ति में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत अगर जो कीमत है, जो मूल्य है उसमें कमी होगी तो जो पूर्ति होगी उसमें भी क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। क्योंकि जो उत्पादन करता होते हैं, जहाँ से वस्तु का उत्पादन होता है, बेटा हम क्या करते हैं, जो वस्तु होती है उसकी पूर्ति पर क्या कर देते हैं, तो जो मात्रा है उस मात्रा को कम कर देते हैं। पूर्ति नियम की मान्यता। पूर्ति नियम की मान्यता को अगर हम देखें तो सबसे पहले होगा, अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो एक वस्तु है उसकी पूर्ति कम हो या अधिक हो, जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। जैसे देखो बेटा, सेब है, सेब समझते हो, और मैंगो ले लो, तो अगर मैंगो नहीं आ रहा है तब भी सेब की कीमत वैसी ही रहती है, उसमें किसी प्रकार की कमी या पेशी नहीं होती। उसका जो मूल्य है वो मूल्य जैसे ही यथावत बना रहता है। टेक्नोलॉजी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटा जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वैसे की वैसे वो टेक्नोलॉजी होती है। उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटा उत्पत्ति के जो साधन है, जो रॉ मटेरियल्स जो होता है उसकी जो कीमत होती है उस कीमत में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। करारोपण नीति में अपरिवर्तन है, करारोपण नीति भी अपरिवर्तित रहती है। उत्पादक के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हो, जो उत्पादक है उसके जो उद्देश्य है उन उद्देश्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अनुसूची तथा रेखाचित्र की सहायता से स्पष्टीकरण। बेटा अगर चित्र के माध्यम से देखें तो इसमें पूर्ति अनुसूची, सप्लाई शेड्यूल्स में प्राइस होता है, प्राइस के साथ आपको जो मात्रा होती है इकाई में वो दी रखी होती है। इस रेखा चित्र में पूर्ति वक्र ऐसे ऊपर की ओर बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, जो यह दर्शाती है कि कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध है। देखो जब भी पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होगा तो उसको कैसे दर्शाते हैं, उसको रेखा के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले कीमत होगी, कीमत 1, 2, 3, 4 and 5। मात्रा इकाई 20। ठीक है, ये प्रकार से इस प्रकार से बनता है। एक रेखा दंडवत लंबवत जिसे कहते हैं, उसमें वही क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4 and 5। बेटा y जो होता है वो हमेशा कीमत होती है। क्या होती है वो? ठीक है, और जो x होता है वो x क्या होती है? मात्रा होती है, मात्रा इकाई। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? हो गया इस प्रकार से। अब मुझे रेखा बनानी है। फर्स्ट में क्या था मैं बता रहा हूँ, क्या क्रम होगा ना,
ये ढलान सीधा है कि नहीं, सीधा ढलान है ना। तो ये सीधा ढलान क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूर्ति वक्र एस एस ऊपर की और बाएं से दाएं की तरफ जा रही है। बाएं से किस ओर जा रही है, दाएं से ओर, जो यह दर्शाती है कि कीमत तथा पूर्ति में संबंध है। सीधा संबंध है किसमें, कीमत और पूर्ति में। जो मात्रा होती है वो पूर्ति की मात्रा होती है, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। पूर्ति के नियम की विशेषताओं की बात करें तो बेटा पूर्ति के नियम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक संबंध, दूसरा होता है पूर्ति में परिवर्तन की दशा, तीसरा अनुपातिक संबंध नहीं होना, और चौथा एक तरफा विश्लेषण। हो गया क्लियर। पूर्ति के नियम लागू होने के कारण इसके 3 कारण हैं। लाभ का घटक, फर्मों की संख्या में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, ये पूर्ति के नियम लागू होने के प्रमुख घटक होते हैं। पूर्ति के नियम में अपवाद, अपवाद मतलब क्या होता है, अपवाद, कमी की बात हो रही है। तो क्या क्या पूर्ति के नियम के अपवाद है, तो उन अपवादों में नाशवान वस्तुएं, पिछड़े देश, दुर्लभ वस्तुएं, कृषि पदार्थ और भावी आशाएं। जैसे नाशवान वस्तुएं, फल, सब्जी, दूध, ये बेटा नाशवान है, प्रकृति की जो नाशवान प्रकृति है, इनकी वस्तुएं होती है, ये खराब हो सकती है। अतः विक्रेता इन्हें अधिक से अधिक बेचने के लिए तैयार रहता है, चाहे कीमत में गिरावट हो रही हो। इसका कारण यह है कि यदि ऐसी वस्तु रोक कर रखी जाए तो इनके खराब होने का खतरा रहता है, अतः कम कीमत पर भी बिक्री की जाती है। देखो बेटा पूर्ति के नियम में अपवाद ये है कि जो नाशवान वस्तुएं, कौन सी नाशवान, जो खराब हो सकती है, ऐसी वस्तुओं को आप कम कीमत पर भी बेचना पसंद करोगे, क्योंकि कम अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आप बराबर में भी उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो हानि भी नहीं होगी। लेकिन अगर उस वस्तु, वो जो वस्तु है वो अगर खराब हो गई तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो नाशवान वस्तुओं की दशा होती है वो भी पूर्ति के जो नियम है उसमें अपवाद का काम करते हैं। दूसरा होता है पिछड़े देशों की दशा। आर्थिक दृष्टि से अविकसित या पिछड़े देशों में संसाधनों की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन तथा पूर्ति की कीमत बढ़ने के साथ बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। जो पिछड़े देश होते हैं उन देशों की आर्थिक जो दृष्टि होती है अविकसित या पिछड़ेपन की होती है, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी तेज गति से हम उसमें क्या कर दें, परिवर्तन ला दें। परिवर्तन लाना असंभव हो जाता है। दुर्लभ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं कैसी होती है, दुर्लभ होती है। दुर्लभ वस्तुओं जैसे कलात्मक कृति, बहुमूल्य रत्न इत्यादि के बारे में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। इनकी पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती भले कितनी ही कीमत हो जाए। बेटा देखो, जो दुर्लभ वस्तुएं होती है उनकी कीमत अगर 50 लाख 60 लाख में भी चली जाए तब भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं बहुत ही कम मिलती है और उनकी जो मांग होती है वो भी कैसी होती है, कम होती है। कृषि पदार्थ, कुछ कृषि पदार्थ का यह भी नियम लागू नहीं होता क्योंकि उनका उत्पादन अधिकांश अनुकूल मौसम, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। बेटा कुछ कृषि से रिलेटेड जो होते हैं ना उनमें भी इसी प्रकार की गतिविधि होती है, उनकी कीमत जरूर बढ़ती है लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा पाते हैं। फिर है भावी दशाएं, आशाएं। कुछ आशाएं ऐसी होती है, भावी होती है, फीचर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी आशाएं होती है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब विक्रेता भविष्य में किसी वस्तु की गिरावट की आशा रखता है तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। हम सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगी, वस्तु की गिरावट हो सकती है, तो वो पूर्ति का नियम वहाँ लागू नहीं होगा। हम आशा कर रहे हैं, अगर गिरावट नहीं आई तो
हमारी पूर्ति किसी काम की नहीं होगी। तो जहाँ पर भावी आशाएं होती है वहाँ पर भी पूर्ति का नियम नहीं काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं पूर्ति की मात्रा या पूर्ति की कीमत लोच का अर्थ। लोच क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति का जो लोच होता है उस लोच की बात हो रही है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में मांग की कीमत लोच की भांति पूर्ति की कीमत लोच की अवधारणा का भी बहुत महत्व है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में उसकी पूर्ति होने वाली परिवर्तन की स्थिति को पूर्ति की मांग लोच कहते हैं। जब बेटा कीमत में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसकी पूर्ति में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। उसको जो परिवर्तन होता है पूर्ति में, उसकी जो मांग में परिवर्तन होता है उसकी कीमत को लोच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीमत की लोच। पूर्ति की कीमत लोच तथा मांग की कीमत लोच में अंतर जो होता है वो ये होता है कि पूर्ति की कीमत लोच का प्रतीक सदैव धनात्मक या सकारात्मक होता है, जबकि मांग की जो लोच होती है बेटा वो सदैव नेगेटिव नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक। ये इसका डिफरेंस है। पूर्ति का अर्थ एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की वह मात्रा पूर्ति कहलाती है जो एक फर्म किसी दी गई कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने की इच्छा हो तथा योग्यता हो। ये क्या होता है? पूर्ति का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की वह मात्रा पूर्ति कहलाती है जो एक फर्म किसी दी गई कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हो या इच्छुक हो। फिर एक पूर्ति की आवश्यकता। तो पूर्ति की आवश्यकता तो बेटा कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होगा उत्पादन या विक्रेता द्वारा बेचने के लिए प्रस्तुत मात्रा, बाजार में विक्रय हेतु मात्रा को लाना, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर ये मैंने आपको बता दिया था। व्यक्तिगत पूर्ति वस्तु की वह मात्रा जो एक व्यक्तिगत फर्म बाजार में निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने हेतु प्रस्तुत करता है। एक निश्चित समय में, निश्चित समय अवधि में एक फर्म बाजार में किसी वस्तु को जब लाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? व्यक्तिगत पूर्ति। जबकि व्यक्तिगत पूर्ति के विपरीत बाजार पूर्ति में समस्त फर्म, कौन आएगा? समस्त फर्म। समस्त फर्मों के द्वारा बाजार में किसी निश्चित कीमत पर तथा निश्चित समय अवधि में बेचने हेतु जो वस्तु प्रस्तुत की जाती है वो क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति कहलाता है। हो गया क्लियर? इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं वो देखो। पूर्ति का आशय, फर्स्ट क्वेश्चन होगा पूर्ति का क्या आशय है? पूर्ति का क्या आशय है? व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार पूर्ति वक्र और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को समझाइए। पूर्ति क्या है? पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ति क्या है? पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ति का नियम समझाते हुए उसके अपवाद को लिखिए। पूर्ति का नियम समझाते हुए उसके अपवादों को लिखिए। स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर बताइए। बाजार
पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। बाजार पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। और लास्ट है पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। कल से पढ़ेंगे चैप्टर 6। कल चैप्टर 6 जहाँ पर आपको मैं बाजार की बात बताऊंगा। बाजार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बाजार होते हैं। होमवर्क में आपको बेटा बाजार पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, ये दोनों का चित्र बनाना है। साथ ही साथ स्टॉक और पूर्ति में अंतर आपको करके बताना है। इन दोनों के अंतर मुझे आपको बताने हैं। साथ ही साथ वक्र दोनों प्रकार के बनाकर आपको बताना है।